प्रशासन काम करवाता है, प्रशासन काम करता नहीं है, काम करता नहीं है बल्कि काम करवाता है। जो काम करते हैं वो सबॉर्डिनेट होते हैं। क्या होते हैं? सबॉर्डिनेट होते हैं। और जो काम करवाते हैं वो कौन होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, प्रशासक होते हैं वो। तो बेटा काम करवाने के लिए भी आपको कुछ काम तो करना पड़ेगा। जब काम करवाने के लिए हम कोई काम करते हैं तो उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, प्रशासनिक व्यवहार। प्रशासनिक व्यवहार की सबसे पहली शर्त होती है कि यू शुड बी ए लीडर। क्या? लीडर और सबॉर्डिनेट में अंतर होता है। लीडर काम करवाता है और सबॉर्डिनेट काम करता है। मैं सबसे पहले बताऊंगा कि भाई कोई सब्जेक्ट क्यों पढ़ा जाए और कैसे पढ़ा जाए। वो अप्रोच हमेशा दिमाग में रहेगी, भाई ऐसे पढ़ेंगे हम इसको। लीडर कौन होता है? लीडर वो व्यक्ति होता है जो किसी को इन्फ्लुएंस करके काम करवा लेता है। सबसे पहला गुण एक प्रशासक का क्या होना चाहिए? चाहे आप इसको सीखें चाहे आपके अंदर प्राकृतिक। ये जो कुर्ता पजामा वाले लीडर हैं इनकी बात नहीं कर रहे हम, जो ठगी बेईमानी चोरी करते हैं, इस पॉलिटिकल लीडर की बात नहीं कर रहे हम एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर की बात कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर कौन होता है? कि वो इन्फ्लुएंस बाय इन्फ्लुएंस गेटिंग थिंग डन, प्रभावित करके काम कराता है। अब प्रभावित करके कैसे काम कराओगे आप? या तो कोई चीज़ आप जानते हो, सामने वाला व्यक्ति नहीं जानता, तब आपकी बात मानेगा वो। या तो अगर कोई चीज़ आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, तब मेरी बात आप मानोगे क्या? नहीं मानोगे। तब मैं रिलेशन से उस काम को करवा लूँ, साइकोलॉजिकली आपको इन्फ्लुएंस करके वो काम करवा लूँ। समझ रहे हैं आप? तो टास्क और रिलेशन दो ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ से आप किसी को प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने का दो ही तरीका होता है। कौन कौन सा तरीका? टास्क और रिलेशन। तो कोई चीज़ आप जानते हैं दूसरा नहीं जानता, या तो आपका इतना बढ़िया आप साइकोलॉजिकली लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं कि वो चीज़ प्रभावित कर लेता है और काम करने लग जाते हैं। जैसे सुसाइड बम्बर भी तो होते हैं, किसी की बात मान करके चले जाते हैं। लेकिन ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप टास्क से किसी को प्रभावित करोगे या रिलेशन से करोगे। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज लीडर। तो पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए? लीडर। यू शुड बी ए लीडर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है डिसीजन मेकर। क्या होती है बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि पूरा आईएएस का सिलेबस है इसी पर टिका हुआ है, डिसीजन पर। डिसीजन पर ही टिका हुआ है पूरा आईएएस की परीक्षा पूरी टिकी हुई है। इसके बाद भी आपके सारे काम। देखिए डिसीजन जो होता है कि अगर आपके पास बहुत सारे अल्टरनेट हैं तो उसमें एक अल्टरनेट को डिसाइड कर लेना डिसीजन होता है। क्लियर? जो आपका प्रीलिम्स होता है उसमें चार विकल्प दिए जाते हैं, चार में से ये प्रॉब्लम है और ये अल्टरनेट है। आपने एक अल्टरनेट चुन लिया, दिस इज ऑब्जेक्टिव डिसीजन, इसको क्या बोलते हैं? तो जो आपका प्रीलिम्स है ये क्या है? ऑब्जेक्टिव डिसीजन है। कि किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए चार अल्टरनेट दिया गया। पांच भी हो सकता है, छह भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। जैसे अगर बेटा यहाँ से आपको जाना पड़े जीटीबी नगर, तो आपको बताया गया एक रास्ता उधर से, एक रास्ता इधर से, एक रास्ता इधर से, एक रास्ता इधर से। चार रास्ते हैं और अब चारों रास्ते आपके पास हैं। अब इसको देखो कौन सा रास्ता ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अप्रोप्रिएट में तो रेशनल होना होता है, प्रैक्टिकल होना होता है। जो रास्ता ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ज़्यादा रेशनल है और इकोनॉमिक है वही तो चुनोगे आप। तो यूपीएससी भी यही बात कहती है कि अगर चारों विकल्प जो दिया गया है उसमें से सबसे अप्रोप्रिएट आंसर उसी को हम मानेंगे। आगे बढ़े। तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव डिसीजन। क्या होते हैं? ज्यादातर जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो कौन सा डिसीजन लेते हैं? बट ये टास्क से जो प्रभावित करने वाली बात हो गई, ये हो गई कि भाई कोई आदमी काम जानता है, आप नहीं जानते तो प्रभावित कर लिया आपने। तो प्रीलिम्स का कोई ज्यादा महत्व तो नहीं है, लेकिन इसको बिना पास किए हुए आप मेंस में नहीं जाएंगे। तो दूसरा डिसीजन होता है उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव डिसीजन। क्या होता है? सब्जेक्टिव डिसीजन। देखिए मैं इसको समझा रहा हूँ क्या होता है। जो ऑब्जेक्टिव डिसीजन होता है ये तो मैक्सिमम की बात करता है। किसकी बात करता है? मैक्सिमम का मतलब ये होता है कि या तो 100% सही या तो 100% गलत। बात समझ आ गई? या तो पूरा ही सही है या तो पूरा ही गलत है। अगर भारत कब स्वतंत्र हुआ एक क्वेश्चन पूछा गया, 46, 47, 48, 49, चार विकल्प दे दिया गया,
तो एक ही सही होगा और 100% वो सही होगा, बाकी 100% गलत होंगे। तो जहाँ ऑब्जेक्टिव डिसीजन होता है वहाँ पर कोई चीज़ 100% या तो सही होता है या तो 100% होगा। सब्जेक्टिव डिसीजन जो होता है, ज़्यादातर ये जो डिसीजन होते हैं ये सुजवेशनल होते हैं। क्या होते हैं? ये सुजवेशन वाले होते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर प्रशासनिक अधिकारी कौन सा लेते हैं? ये लेते हैं। और इसी को आपका बोलते हैं मेंस। क्या बोलते हैं? इसके दो पार्ट हैं, रिटन और इंटरव्यू। ओके। ये ये डिसीजन कौन सा है, समझे आप इसको? आप बेटा ये पंखा बंद कर देना, आवाज़ मेरी थोड़ी सी, सुबह क्या मेरा गला खराब रहता है। तो जो सब्जेक्टिव डिसीजन होता है ये कैसे होता है मैं समझा रहा हूँ आपको। इसमें एक शब्द यूज करता है ऑप्टिमम। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम को बोलते हैं गुड इनफ या सफिशिएंट, पर्याप्त। इट मीन्स दैट नीदर दिस इज 100% राइट नॉट दिस इज 100% रॉन्ग। हाँ तो ये 100% सही है ना ये 100%। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं पूछूं, भारत की स्वतंत्रता के बहुत सारे कारण थे, लेकिन एक कारण ऐसा था जो सबसे ज्यादा प्रभावी है। सारे कारणों को बताते हुए एक ऐसे कारण बताइए जो आपके विचार में सबसे ज्यादा प्रभावी रहा। क्या क्वेश्चन बना कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फ्रीडम ऑफ इंडिया इन 1947 एंड इन योर ओपिनियन विच वन रीजन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। एक सबसे बड़ा कारण आप किसे मानते हैं? रहो बेटा, मेरे विचार आपके विचार अलग हो सकते हैं इसमें। ये प्योर इट इज योर ओपिनियन। क्या है? ओपिनियन। तो सबसे पहले भारत के फ्रीडम को समझना, कई सारे बुक्स पढ़े, कई सारे लोगों के विचार जाने, हमने 4-5 कारण निकाल लिए कि भाई 4-5 कारण थे भारत की स्वतंत्रता के। दिस इज कॉन्सेप्ट, इसको क्या बोलते हैं? और जब हमने एक आइडिया को सबसे अप्रोप्रिएट माना तो उसके फेवर में हमने तर्क दिया नहीं दिया। इट मीन्स हम एक ऐसे डिसीजन पर पहुंचे जो हमारा बिल्कुल नया डिसीजन है। हो सकता है हम किसी किताब से सहमत ना हो, किसी टीचर से सहमत ना हो, किसी से सहमत ना हो। दिस इज ऑप्टिमम। क्या होता है? ऑप्टिमम। तो बेटा जो कंपटीशन है आज कहाँ पहुंच गया? कंटेंट पर पहुंच गया है। पहुंच गया मतलब आपके विचार जाने लग गए हैं। और आपके विचार जितने लोग कंपटीशन दे रहे हैं उन सब में सबसे बढ़िया एग्जामिनर की निगाह में क्या होना चाहिए? सबसे रेशनल और सबसे क्रिएटिव होना चाहिए। देन यू शुड बी अवार्ड मार्क्स। तब आपको नंबर दिए जाते हैं। जब आप किसी विचार को लिखते हैं तो ये रिटर्न है, और जब आप जा करके वहां बोलते हैं तो ये इंटरव्यू है। सब्जेक्टिव डिसीजन समझ आ गया? अब यहाँ पर ना तो किसी के विचार 100% सही हैं, ना ही किसी के विचार 100% गलत। सबके विचार सही हैं और सबके विचार गलत हैं, बट एक कंपेयर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? तुलना किया जा रहा है कि कौन सा व्यक्ति सबसे क्रिएटिव और सबसे रेशनल बात कह रहा है। उसी व्यक्ति का चयन आईएएस के लिए। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो आपके दूसरा गुण कौन सा होता है? डिसीजन मेकर। तीसरा होता है कम्युनिकेटर। क्या होता है? कम्युनिकेटर का मतलब यही होता है कि भाई रिटर्न आप लिख रहे हैं, लिख पा रहे नहीं लिख पा रहे? जो आप जानते हैं उसको लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे? जो जानते हैं उसको बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे? क्या है? क्योंकि जब आप किसी संगठन में जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाएंगे, तो सबऑर्डिनेट से भी कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, सुपीरियर से भी कम्युनिकेशन, और हॉरिजॉन्टल भी अपने कोलीग से भी कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो यू शुड बी ए गुड कम्युनिकेटर। सामंजस्य तो छोटा सा शब्द है, कम्युनिकेटर बहुत अलग शब्द है। कम्युनिकेशन इज बिग टर्म। कोऑर्डिनेशन के कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। किसी से बात तो करोगे ना आप। यू शुड बी ए कम्युनिकेटर, और अपनी बात बोलने की क्षमता आपके अंदर, लिखने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। दिस इज रिटन और वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ योर कंटेंट। आगे बढ़े। अगली इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम बोलते हैं मोरल। क्या होते हैं? मनोबल आपके अंदर होना चाहिए। मोरल क्या होता है? दिस इज
स्टेटस ऑफ माइंड, द प्रेजेंस ऑफ दिस क्रिएटिविटी एंड पॉजिटिवनेस। जो मनोबल होते हैं, मोरल नहीं मोराल, MORALE, मोरल मनोबल। मनोबल क्या होता है? कहते हैं ना, एक प्रशासनिक अधिकारी का मनोबल काफी उच्च होता है ना। मनोबल क्या होता है? दिस इज स्टेटस ऑफ माइंड, आपके दिमाग की स्थिति है। और दिमाग की जो स्थिति होती है वो क्या करती है? वो पॉजिटिवनेस और क्रिएटिविटी पैदा करती है। आपके विचारों में क्या लाता है? क्रिएटिविटी। और आपके काम में क्या लाता है? पॉजिटिवनेस। अगर दो चीजें आपके अंदर हैं तो आपके अंदर मोरल है, अदरवाइज मोरल। और मोरल के लिए जरूरी क्या होता है? मोरल के जरूरी होता है मोटिवेशन। क्या जरूरी होता है? मोटिवेशन क्या होता है? कि आपकी लाइफ में कुछ टास्क है। क्या है? पर्सनल लाइफ में भी टास्क है और पब्लिक लाइफ में भी टास्क है। अगर आप IAS बन जाओगे तो टास्क आपको कौन देगा? सरकार देगी। लेकिन पर्सनल लाइफ में टास्क आपके खुद के होते हैं, तो उस टास्क को आप पूरा करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं? वो चीज़ें फ्रिक्वेंटली आपको इफेक्ट करती है कि इसको आप पूरा करें। आपको कोई गाना सुनना है तो सुनोगे, कुछ खाने खाना है तो खाओगे। जैसे आज आपकी इच्छा है कि आप IAS बने, तो बिल्कुल वो चीज़ आपको हर चीज़ से ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, नहीं कर रही है? तो मोटिवेशन एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो आपको सेटिस्फाई करता है। अगर वो मिल जाए तो क्या मिलेगा आपको? सेटिस्फेक्शन। और यही सेटिस्फेक्शन किसको लीड करता है? मोरल को। तो एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी एक अच्छे मोरल वाला व्यक्ति होता है, क्योंकि उसने अपने पर्सनल लाइफ के और पब्लिक लाइफ के टास्क को अचीव किया है। समझ रहे हैं? क्या उसको एक विश्वास है कि वो अचीव कर लेगा? ठीक है। तो पब्लिक लाइफ का टास्क क्या है? सिविल सर्विस है, आप IAS बनना चाहते हो। ठीक है। मोटिवेशन यही है कि सेटिस्फेक्शन और मोरल के बीच, यानी जो टास्क है और जो अचीवमेंट है उसके बीच की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? जैसे आप IAS बनना चाहते हो, ठीक है, और अब आप अपनी मेहनत शुरू कर रहे हो, तो जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे? मोटिवेशन। तो टास्क चाहे पर्सनल हो चाहे पब्लिक हो, ठीक है, उसका जो अचीवमेंट की प्रोसेस है वो मोटिवेशन है। और जैसे अचीवमेंट हो जाएगा तैसे क्या बन जाएगा? जिसको अपना टास्क अचीव नहीं होता वो अनसेटिस्फाई हो जाता है। क्या हो जाता है? और उसका मोरल, उससे कभी भी आप बात करोगे तो क्या होगा? वो नेगेटिव सोचेगा और डिस्ट्रक्टिव होगा। क्या होगा? पूरे सिस्टम की आलोचना करेगा, नेगेटिव सोचेगा, नेगेटिविटी उसके अंदर। बेटा यहाँ तक समझ आ गया? तो ये चार चीजें ऐसी हैं जो एक प्रशासनिक अधिकारी के ये होनी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी ये है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, प्रशासनिक व्यवस्था है, और इसका ये इन्वायरमेंट है। क्या है? और जो किसी प्रशासन का इन्वायरमेंट बनता है, किससे बनता है? एक्चुअली मल्टीप्लेक्स ऑफ द सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम को मल्टीप्लाई कर दो। किसी सिस्टम के सराउंडिंग में जितने भी सिस्टम हैं, किसी सिस्टम के सराउंडिंग में जितने भी सिस्टम है सबको जोड़ दोगे तो बन जाएगा इन्वायरमेंट। जैसे प्रशासनिक पर्यावरण क्या है? हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिस्टम, एवरी सिस्टम। इसको आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दें तो जो चीज़ निकल करके आएगी वो इन्वायरमेंट। तो एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट की समझ रखते हैं, तभी एक अच्छे लीडर बन पाते हैं, तभी एक अच्छा। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटी हो चाहे इकोनॉमी हो, हम सब्जेक्ट ना पढ़ करके क्या पढ़ते हैं? सिस्टम पढ़ते हैं। सिस्टम को समझने का प्रयास करते हैं और सिस्टम में डिसीजन लेने की क्षमता रखते हैं। IAS के चाहे जितने भी पेपर आप उठा के देख लो, सारे पेपरों में डिसीजन मेकिंग ही है। ठीक है। और डिसीजन भी दो तरह का लिया जाता है, मैं बता दूं आपको। जो सब्जेक्टिव डिसीजन है, सॉरी ऑब्जेक्टिव, सॉरी सब्जेक्टिव। ऑप्टिमम का मतलब गुड इनफ, भाई इन परिस्थितियों में सबसे बढ़िया डिसीजन ये था। 1947 में भारत का जो विभाजन था, उन परिस्थितियों में सबसे बढ़िया डिसीजन वही था, यानी गुड इनफ, यानी उन परिस्थितियों में वो डिसीजन जस्टिफाई होना चाहिए। समझ आए बात? आगे बढ़े। देखिए,
एक्चुअली क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं वो दो तरह के होते हैं। मेंस की बात कर रहा हूँ, प्रीलिम्स तो बाद में चर्चा कर लेंगे। जो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, इसका अगर आप कुछ टफ नहीं है, मेरी क्लास में 3-4 दिन बैठना कुछ भी टफ नहीं है, बहुत आसान है। मैं कोच हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा वो चीज़ और आप करोगे इसको। जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको हम कहाँ तक पहुँचाएं? तो पहले किसी चीज़ को समझना, फिर उस पर अपने विचार विकसित करना। हमारी पढ़ाई का पूरा ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए। किसी कॉन्सेप्ट और कंटेंट तो जो डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है? डिफरेंशिएशन समझते हैं? जैसे कोई एक प्रॉब्लम है, उसको हमने 4 अलग-अलग भागों में तोड़ दिया, डिफरेंशिएशन हो गया। 4 अलग-अलग प्रॉब्लम है, उसको हमने एक साथ सॉल्यूशन एक साथ इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन। तो जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 तरह के होते हैं। या तो कहीं डिसीजन दे दिया जाता है, 1947 में भारत का विभाजन अनिवार्य था। अब आप क्या करेंगे? उसको डिफरेंशिएट करें। ये अलग-अलग पॉइंट, ये कारण था, ये कारण था, ये कारण नहीं था। लास्ट में आपने क्या देंगे? डिसीजन देंगे। ये अनिवार्य था या नहीं था? अपने लॉजिक देते समय लास्ट में डिसीजन लिख दिया कि दिस इज माय ओपिनियन दैट अगर ये चीज़ की जाए होती है तो विभाजन को टाला जा सकता था। क्लियर? और ये तरीका होता है किसी आंसर को लिखने का। डिसीजन पहले आ गया तो आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन से आंसर लिखेंगे। और अगर संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में चेंज होना और आंतरिक राष्ट्रवाद ने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सारे पॉइंट पहले दे दिए गए, तो क्या करेंगे आप? और उस पॉइंट को आप इंटीग्रेट करेंगे क्या? तो मेंस लिखने का 2 ही तरीका होता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। लेकिन ये तब संभव है जब आपके पास कॉन्सेप्ट और कंटेंट दोनों। हमारी बात। इसी का ज़्यादा इंडिच वर्जन क्या है? इसी का ज़्यादा इंडिच वर्जन है आपका इंटरव्यू, जहाँ 2 लाइन 4 लाइन में आपको जवाब देना होता है। यहाँ तो आपको एक पेज में लिखना होता है, 1 लाइन 2 लाइन, यानी इंटरव्यू ज़्यादा टफ होता है। ये बात समझे? अब ये तो बात हो गई कॉन्सेप्ट और कंटेंट की, और ये बात हो गई हम क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें। लेकिन हमने आपको बताया कि हम क्या पढ़ रहे हैं, सिस्टम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? जैसे मैं इकोनॉमिक्स की बात कर लेता हूँ, इकोनॉमिक सिस्टम हम ये पढ़ रहे हैं। समझना शुरू करें कैसे पढ़ा जाएगा। रामेश्वर इज ग्रेट टीचर बट आई एम ग्रेट कोच। मैं कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ, मैं एक बढ़िया कोच हूँ, बच्चों को सिखा सकता हूँ। ठीक है? इकोनॉमिक का लिटरल मीनिंग क्या है? चाहे एडम स्मिथ की बात करें, चाहे किसी की बात करेंगे, कि जो एक्ट ऑफ प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट लिटरल मीनिंग क्या होता है? प्रॉफिट। दिमाग से चीज कभी मत भूलना, ये इकोनॉमिक का मतलब होता है प्रॉफिट। जो काम, आर्थिक और अनार्थिक कार्य क्या होते हैं? जो लाभ के लिए किए जाते हैं वो आर्थिक होते हैं, नहीं तो जैसे मैं अगर पैसे के लिए पढ़ाऊँ तो ये आर्थिक कार्य है, और अपने शौक के लिए पढ़ाऊँ तो, ठीक है, प्रोफेशन और हॉबी में ये तो अंतर है। अगर पढ़ाना मेरा मुझे मानसिक संतुष्टि देता है तो ये क्या हो गया? हॉबी हो गई। पैसे के लिए पढ़ा रहा हूँ, ऐसा हो गया। तो जो प्रॉफिट के लिए जो कार्य किए जाते हैं, जो भी कुछ प्रॉफिट के लिए होता है, उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक। और दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं? सिस्टम। देखिए, सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो सिस्टम, साइंस के सिस्टम, जैसे आप बायोलॉजी पढ़ के आए हैं, तो साइंस के सिस्टम फिक्स होते हैं। इसमें फिक्स फार्मूले होते हैं, फिक्स एनवायरनमेंट होता है, इसमें कोई चेंज। लेकिन हम लोग इकोनॉमिक क्या है, ये हर सिचुएशन में अलग अलग डिसीजन की बात करता है, चेंज होता रहता है। तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, एक सामाजिक विज्ञान है। लॉजिक तो काम करता है, लेकिन क्या वही फार्मूले, वही थ्योरी जो अमेरिका में थी वो इंडिया में काम कर सकती है क्या? चेंज हो जाती है, इट मीन्स दैट। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओगे तो चाहे अमेरिका में मिलाओ चाहे क्या मिलाओ, फार्मूला तो फिक्स रिजल्ट साइंस में आता है कभी भी, सोशल सिस्टम में रिजल्ट
जो सोशल साइंस होता है उसमें फिक्स रिजल्ट नहीं आता, बल्कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होती रहती है। इसलिए कुछ लोग अपना खुद का सिस्टम क्रिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, कुछ लोग जो सिस्टम लाते हैं उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है। सिस्टम की जो सबसे पहली बात होती है सिस्टम के वैल्यूज क्या होते हैं, सिस्टम का आदर्श, यानी ये सिस्टम क्यों बनाया जा रहा है और किस पर काम करेगा, सिस्टम के वैल्यूज। और वैल्यूज के दो पार्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट तो कहाँ से आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट हो गया, और एक प्रिंसिपल हो गए, क्या हो गए भाई, आप एक सिस्टम है अगर, तो अपनी लाइफ में आपके कुछ ऑब्जेक्ट हैं कि नहीं है, और उन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए कुछ प्रिंसिपल हैं कि नहीं है, भाई हम इस लिमिट में ला करके अपनी समस्याओं को सॉल्व करेंगे या इस ऑब्जेक्ट को पूरा करेंगे, कोई समस्या तो नहीं। तो ऑब्जेक्ट प्लस प्रिंसिपल इक्वल टू वैल्यूज। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी सिस्टम को, जैसे हम इकोनॉमिक सिस्टम अगर पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके ऑब्जेक्ट को समझना पड़ेगा, फिर उसके प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा। बेटा एक हफ्ते से ज़्यादा की स्टडी इकोनॉमिक्स नहीं है, एक हफ्ते से ज़्यादा स्टडी पॉलिटी है। मैं आपको पढ़ा दो, 6 महीने के अंदर सारे सब्जेक्ट आपके दिमाग में रहेंगे, कभी भूले आ रहा है ना समझ में। देखिए, अब इसको पूरा करने के लिए आपके पास कोई संगठन होना चाहिए ना, कोई संगठन बनाओगे नहीं बनाओगे। अच्छा आपके पास कोई वैल्यूज है तो आपकी बॉडी है ना, हाथ है पैर है, तो काम करेगी तभी तो आप अचीव करोगे सिस्टम को, ऑब्जेक्ट को। तो वैसे इकोनॉमिक सिस्टम का अपना क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, और वो स्ट्रक्चर क्या करता है, फंक्शन करता है। क्लियर। इट मीन्स दैट होल इकोनॉमिक सिस्टम शुड बी स्टडी on the basis of only 3 point: value, structure and function। आगे बढ़े। हम सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, किसकी बात करते हैं, ऑब्जेक्ट को समझने के लिए थोड़ा सा आप समाज में जाएं। समाज में, समाज में एक व्यक्ति होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है और एक व्यक्ति होता है, और कई सारे व्यक्तियों के बीच जो इंटरेक्शन होते हैं उससे क्या बनता है, सोसाइटी। क्या बनता है, सोसाइटी बेसिकली है क्या, सोशल सिस्टम भी है, सामाजिक व्यवस्था है। सोसाइटी इज रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग वेरियस पर्सन। बहुत सारे लोग जब आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो एक रिलेशन क्रिएट हो जाता है, क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। जैसे आप, आपके पड़ोसी हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, भाई हैं, बहन है, इस तरह के रिलेशन बन जाते हैं। आफ्टर इंटरेक्शन ऑफ वेरियस पर्सन इन ए होल कैन क्रिएट ए रिलेशन, दिस इज सोसाइटी। क्या है, सोसाइटी है। तो समाज में दो चीजें हैं, देखिए आप ध्यान दीजिए, अर्थव्यवस्था पढ़ने के लिए आपको समाज जानना पड़ रहा है। समाज में दो चीजें हैं, एक तो सभी के प्रॉफिट है कि नहीं है, समाज में अगर 100 लोग हैं तो 100 के प्रॉफिट हैं। भाई वो लोग तभी किसी संगठन में जाएंगे, का कोई काम तब करेंगे जब सभी के प्रॉफिट हो। लेकिन इसमें अगर व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति भी तो है ना, तो इंडिविजुअल हो गया, तो सोशल प्रॉफिट और इंडिविजुअल प्रॉफिट। प्रॉफिट दो तरह के हो गए। थोड़ा सोचें आप, सारे सब्जेक्ट सोचने वाले हैं। क्या नाम है, रेखा, रेखा नाम है ना आपका, राधा, राधा जी, सोचें आप कि अगर आपका व्यक्तिगत प्रॉफिट और पब्लिक प्रॉफिट दोनों में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए तो किसको चूज करेंगे आप, क्या आप चाहेंगे कि सभी लोग पास हो जाएं, आईएएस बन जाएं, नहीं चाहेंगे आप, सबसे पहले मैं बनूं। तो अगर दोनों में कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो आदमी किधर जाता है, वो सामाजिक तभी तक बना रहेगा जब तक समाज से उसको फायदा हो रहा है। बट एक उसका नेचर होता है, मानव का एक इनहेरेंट नेचर है कि वो स्वार्थी है और कभी भी समानता की बात नहीं करता। तो यहाँ ये लिबर्टी की बात करेगा, किसकी बात करेगा, लिबर्टी।
इट मीन्स दैट इकोनॉमिक लिबर्टी की बात कर रहा है ये। किसकी बात कर रहा है? कि भाई जो भी वो काम करेगा उसमें उसको स्वतंत्रता चाहिए, लाभ प्राप्त करने की स्वतंत्रता चाहिए। तो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों चीजें आ गई। ये आर्थिक कार्य दो ही हो गए, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट तीनों में उसको लिबर्टी चाहिए, यानी आर्थिक कार्य में उसको क्या चाहिए? लिबर्टी चाहिए। तो लिबर्टी को लेकर के जो प्रिंसिपल बनाया गया, इस प्रिंसिपल को बोलते हैं कैपिटलिज्म। क्या बोलते हैं? पूंजीवाद। तो आपने देखा कि अर्थव्यवस्था के दो ऑब्जेक्ट हैं, इंडिविजुअल है या तो सोशल है। इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट लिबर्टी की बात करता है। किसकी बात करता है? लिबर्टी। और लिबर्टी पर जो आधारित कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। ठीक है, ध्यान दीजिए। पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद में हर व्यक्ति को आर्थिक कार्य करने की स्वतंत्रता है, उत्पादन करने की स्वतंत्रता है। तो उत्पादन जब हर आदमी करेगा तो निजी क्षेत्र आएगा नहीं आएगा? कंपटीशन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जो सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया काम करेगा वही तो टिकेगा, बाकी तो खत्म हो जाएंगे ना। तो यहाँ हायरार्की बन गई नहीं बन गई? हाँ, दो भागों में बट गए। एक जो प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हैं, बस कोई प्रॉफिट, समाज दो भागों में बट गया नहीं बट गया? तो इसका सबसे बड़ा फायदा तो लिबर्टी है, लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? ये इक्वलिटी की बात नहीं करता। अब जैसे एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे कि 1991 के बाद ये देखा गया, आफ्टर 1991 सीन दैट पूंजीवाद बना रहा लेकिन समाजवाद खत्म हो गया। पूंजीवाद बना रहा लेकिन समाजवाद खत्म हो गया। इसका प्रमुख कारण क्या था? तो आप बता सकते हैं कि दिस इज वेरी क्लोज टू ह्यूमन नेचर, व्यक्तिवाद। मानो उससे कभी उभर नहीं सकता। अडानी कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन अभी भी पैसा कमाने की भूख उसके अंदर। समस्या तो नहीं समझने में? तो व्यक्तिवाद इसलिए बना रहा कि जैसे जैसे हम लोग मेटलिज्म की तरफ आगे बढ़ते चले गए, निबंध लिखना है तो निबंध भी लिख सकते हो। जैसे जैसे हम लोग मेटलिज्म की तरफ आगे बढ़ते चले गए, वैसे वैसे सोशल वैल्यूज पूरी तरह से खत्म होती चली गई। ठीक है? और जब सोशल वैल्यूज खत्म होती चली गई तो इंडिविजुअलिज्म बढ़ता चला गया। ठीक है? जिसका परिणाम ये हुआ कि समाजवाद खत्म हो गया और पूंजीवाद और मजबूत हो गया। 1991 में हम लोगों ने भी क्या किया? लगभग समाजवाद को तिलांजलि दे दी और पूंजीवाद की तरफ बढ़ गए। वो मैं बाद में चर्चा करूंगा। ये तो वेबर का सिद्धांत है कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। कहता है कि प्रकृति में मानव समान पैदा होता है, लेकिन मानव का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? इंडिविजुअल प्रॉफिट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट। जहाँ व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत हितों की बात आएगी, वहां पर आप सामाजिक हित और लाभ की बात। यही कारण है सिविल सर्विस और जगह बेईमानी और भ्रष्टाचार होता है। समझ रही बात? क्योंकि ये मानव का प्राकृतिक सिद्धांत है, व्यक्तिवाद। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी इकोनॉमिक सिस्टम का ऑब्जेक्ट इंडिविजुअलिज्म है तो उसका प्रिंसिपल क्या होगा? कैपिटलिज्म। को रिलेटेड है, कोई समस्या नहीं। समझ आ गई? जब हर आदमी उत्पादन करेगा, हर आदमी स्वतंत्र वितरण करेगा, जहां पर स्वतंत्र तरीके से कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों इंटरेक्ट करेंगे, वो मार्केट है। मार्केट में प्राइस का फिक्सेशन कैसे होगा? सप्लाई और डिमांड से होगा। ठीक है? ये बहुत सारे नियम, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब पूंजीवाद के कुछ सिद्धांत होते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम सोसाइटी को लेकर के बनाए गए, वेलफेयर। समाज की संस्था कौन है? राज्य। आज ने किसका निर्माण किया? सरकार का, राज्य। और जो राज्य है वही उत्पादन और वितरण करेगा, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन राज्य करेगा, और इक्वलिटी के आधार पे करेगा। कैसे करेगा? इक्वलिटी के आधार पे करेगा। तो यहाँ पर इक्वलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्क्स कहता है कि देखिए, मानव समान पैदा हुआ है और समानता उसका प्राकृतिक नियम है।
कोई भी असमानता जो है ये अन्याय है, शोषण है। और पूंजीवाद में क्लास क्रिएट हो जाता है, क्या बन जाता है? वर्ग, अमीर और गरीब। इसलिए पूंजीवाद जो है एक काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। समानता प्राप्त कर ली जाए। समानता प्राप्त करने के दो तरीके हैं, उल्टी दो तरह से हम प्राप्त करेंगे। एक तो हिंसा से करेंगे, कैसे? लूट लो, मार दो, काट दो, हिंसा से करेंगे। तो जहां पर समानता हिंसा से प्राप्त की जाती है, इसको साम्यवाद कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? साम्यवाद समझ आ गई? कम्युनिज्म, कम्युनिज्म पढ़ा आपने? जब ये मॉडल रसिया में आया तो कौन लेके आया? लेनिन। और चीन में आया तो कौन लाया? आओ। और इंडिया में जो ये मॉडल लाया गया, एक कानू सान्याल और चारू मजुमदार लेके आए। ठीक है? कहाँ से शुरू हुआ? नक्सलवाड़ी से। और इसको बोलते हैं नक्सलवाद। हाँ, इसलिए इसको बोलते हैं नक्सलवाद। ये बात समझ आ गई? तो मार्क्स कहता है कि हमारे पास दो तरीके हैं समानता लाने के। एक तो हिंसा है और दूसरा है मेंटल चेंज। एक मानसिक क्रांति बोलता है वो, मेंटल रेवोल्यूशन। हमने अगर दिल से स्वीकार कर लिया कि सभी समान है तो सब समान है। लेकिन ये मानव के विकास की अंतिम अवस्था है, जब मानव व्यक्तिवाद के बजाय समाजवाद की तरफ जाता है। भाई अगर वैसे समानता हो भी तो दिमाग में समानता थोड़ा चलती है, कभी नहीं चलती ना। तो मार्क्स कहता है कि देखिए, जो साम्यवाद है ये टेम्पोररी सिस्टम है। क्या है? ये बहुत लंबे समय तक नहीं बना रहेगा। कारण क्या है? ये आपने अमीरों की संपत्ति गरीबों में बांट दी। अब आप कहते हो कि गरीबों की सत्ता शुरू हो गई। क्या कहते हो? गरीबों की सत्ता शुरू हो गई। लेकिन मानव की प्रकृति है कि फिर वो पूंजीवाद की तरफ चला जाएगा। जो लोग सत्ता चला रहे हैं, पहले राजा महाराजा थे। ठीक है? उन्होंने असमानता पैदा की और उनकी सत्ता लालू और मुलायम ने खत्म कर दी। अब जब लालू मुलायम आएंगे तो वो भी वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसे राजा महाराजा किया करते थे। दिस इज मैच्योर कैपिटलिज्म। या साम्यवाद की अगली स्टेज क्या है? मैच्योर कैपिटलिज्म। जब लगेगा कि गरीबों की सत्ता है लेकिन वास्तव में गरीबों की सत्ता नहीं है। क्या लालू और मुलायम की सत्ता गरीबों की सत्ता है क्या? क्या मायावती की सत्ता गरीबों की सत्ता है क्या? लोग कहते क्या है? मोदी क्या कहता है? मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं ओबीसी हूँ। बोलता नहीं बोलता है? लेकिन क्या उसकी सत्ता गरीबों की सत्ता है क्या? नहीं, मैं ये तो आप खुद सोचो ना, मैं क्यों बोलूँ इस चीज़ को? बिकॉज यू आर एस्पायरेंट ऑफ द सिविल सर्विस। हम तो आपको नॉलेज दे रहे हैं, ये तो आप लोग हैं। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि जो गरीब बन करके एक फ्यूडल सामंतवादी सोच रखने वाले लोग हैं, ये एक वयस्क पूंजीवाद को जन्म दे रहे हैं। मार्क्स कहता है फिर क्रांति होगी। अब यहाँ पर अमीर और गरीब का क्लियर भेद हो गया। हाँ, वही बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है? और इकोनॉमिक्स में कितना इंपॉर्टेंट है ये। फिर मार्क्स कहता है कि फिर एक क्रांति होगी। लेकिन जो गरीब लोग सत्ता चला रहे हैं वो डरते हैं, हिंसा से डरते हैं। तो क्या करेंगे? सभी को समानता दे देंगे। तो बन जाएगा आदर्श समाजवाद। क्या बन जाएगा? आदर्श समाजवाद। तो हर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य क्या होना चाहिए? आइडियल सोशलिज्म, आदर्श समाजवाद, जो मानसिक क्रांति पर आधारित है, हिंसा पर आधारित नहीं है। हिंसा पर आधारित व्यवस्थाएं क्या होती हैं? साम्यवाद है। आगे बढ़े? मार्क्स की विचारधारा समझ आ गई? तो मार्क्स कहता है कि प्रकृति ने सबको समान पैदा किया है और असमानता ये नेचुरल नहीं है। असमानता शोषण है। क्या है? एक्सप्लॉयटेशन है, इनजस्टिस है। तो किसी भी आर्थिक न्याय का सिद्धांत क्या होता है? समानता। आगे बढ़े? तो मार्क्स को आपने समझ लिया और पूंजीवाद को आपने समझ लिया। एक तरफ इंडिविजुअलिज्म है और एक तरफ है सोशलिज्म है। लेकिन दोनों ही रेडिकल हैं, दोनों दो बाइपोल हैं। ये केवल लिबर्टी की बात करता है और केवल इक्वलिटी की बात करता है।
देखो, जहाँ लिबर्टी होगी वहाँ इक्वलिटी नहीं होगी, जहाँ इक्वलिटी होगी वहाँ लिबर्टी सीमित हो जाएगी। क्लियर? भारत कहता है कि नहीं, ये दोनों ही इकोनॉमिक जस्टिस नहीं है। लिबर्टी इकोनॉमी और इक्वलिटी दोनों को हम बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? और बैलेंस करके जो सिस्टम हम बनाएंगे वो मिक्स इकोनॉमी है। क्या है वो? तो हमारे इकोनॉमिक वैल्यूज क्या है? मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी में लक्ष्य हम लोगों ने क्या रखा है? लेकिन हमने जो प्रोसेस रखा है वो क्या है? तो पूंजीवादी तरीके से हम लोग समाजवाद को प्राप्त करेंगे। बात समझ आ गई? दिस इज मिक्स इकोनॉमी। एक तरफ समाज की तरफ से राज्य काम करेगा और दूसरी तरफ निजी क्षेत्र भी काम करेंगे। तो राज्य भी होगा और बाजार भी होगा। लेकिन राज्य बाजार में इंटरफेयर करेगा जब तक समानता ना मिल जाए। ध्यान दीजिए आप, हम लोगों का लक्ष्य है कि राजा भोज है, ये गंगू तेली है। हम लोग इसको लूट करके समानता नहीं लाएंगे, नेगेटिव है। ऐसा होती है इसमें, ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। लोकतंत्र की हिंसा कभी भी किसी को सपोर्ट नहीं करता। हम लोग गंगू तेली को राजा भोज बना देंगे। ठीक है? हम लोग विकासात्मक समानता की बात करते हैं। नहीं समझे आप? मेरे पास 1000 रुपया है, आपके पास 100 रुपया है, तो ऐसा ना हो कि 3-4 लोग मिल करके मेरे से 1000 रुपया छीन लो आप। बल्कि प्रयास ये होना चाहिए कि आपके पास भी 1000 रुपया हो जाए। समानता दो तरह की होगी, नहीं हो गई? अगर मेरे पास 1000 है, आपके पास 100 है, आपने छीन लिया, तो हमारे पास 550 रह गया, आपके पास भी 550 हो गया। अब थोड़ा जरूर बढ़ गया, लेकिन मैं भी तो घट गया। लेकिन अगर ऐसा हम कर दें कि मेरे पास 1000 है, आपके पास भी 1000 हो जाए, तो आगे समानता नहीं आ गई। तो इसको विकासात्मक समानता कहते हैं, और विकासात्मक समानता ही प्रोग्रेसिव सोशलिज्म है, जो भारत का मॉडल है। हम लोग बिल्कुल प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, हम लोग विकास के आधार पर समानता चाहते हैं। ठीक है? अब अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि 1950 48 से पहले, 48 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का एक उपलब्धि और एक कमी बताइए आप। इंडियन इकोनॉमी का एक अचीवमेंट और एक टैक्स बताइए। तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है? विकासात्मक। तो विकास तो हम लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना? 1948 से लेकर आज तक इकोनॉमी का साइज क्या हो गया? तीसरा, चौथा, पांचवा, जो भी हम बोलते हैं। लेकिन क्या समानता आई है क्या? से निकल गया, नहीं निकल गया? डेवलपमेंट तो हम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हिस्ट्री में कहाँ से कहाँ पहुँच गए, सर्विस सेक्टर में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हम जीडीपी की बात करें, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन जब पर कैपिटा इनकम की बात आती है, तो अनइक्वलिटी क्लियर दिखती है। और 80-85 करोड़ लोगों को हमें 5 किलो अनाज देना पड़ता है। और हमारे ज़्यादातर यूथ जो है अनएम्प्लॉयड हैं, जिनकी जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो जीरो है। ठीक है? अपने आप पेंशन निकलना नहीं निकल रहा है, रखना पड़ रहा है क्या? दिमाग में आ गई ना बात? तो सबसे पहले सिस्टम के ऑब्जेक्ट को समझना पड़ता है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, फिर उसका प्रिंसिपल। अब हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने मार्क्सवाद को भी ले लिया और पूंजीवाद को भी, समाजवाद को भी ले लिया, और दोनों को मिक्स करने का प्रयास किया। लेकिन दोनों क्या है? बाइपोल है। क्या है? बाइपोल है। 1948 से लेकर 1991 तक तो हम लोग इस पर ज्यादा ध्यान देते रहे। हाँ, तब हम लोगों ने कौन सा मॉडल लिया? रसिया का मॉडल लिया, डायरेक्टिव प्लानिंग। ठीक है? लेकिन जब 1991 आया तो बहुत सारी समस्याएं आई। तो हम लोगों ने लक्ष्य तो अभी भी यही रखा, लेकिन लोग ज़्यादा शिफ्ट किधर हो गए? इंक्लाइंड हो गए लिबर्टी की तरफ। उदारवाद ही तो है, लिबर्टी की तरफ। जब लिबर्टी की तरफ शिफ्ट हो गए, तो ये फ्रांस का मॉडल है, ये रसिया का मॉडल है। और इस मॉडल का नाम है इंडिकेटिव। क्या नाम है? तो 1991 हमारे इकोनॉमी का डिवाइन ईयर है, विभाजक वर्ष है। 91 से पहले की अर्थव्यवस्था, 91 की आगे बढ़े। सर थोड़ा सा टाइम। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आपको ये बात क्या है, समाजवाद क्या समझ में आ गया?
और समाजवाद के दो फॉर्म हैं। समाजवाद का एक फॉर्म है कि जहाँ हिंसा से समानता आती है, और मार्क्स एक बात और कहता है, समझे उसको। मार्क्स कहता है जो गरीब है ना, सर्वहारा, बुर्जुआ जो शोषण करते हैं, सामंत फ्यूड्स, जो पुअर हैं, दो क्लास है। ये जो गरीब अमीर लोग हैं ना, ये बनाते हैं राज्य, क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं सरकार, ये बनाते हैं कोर्ट, न्यायालय, पुलिस, सेना, ताकि ये गरीबों का शोषण कर सकें। इसलिए गरीब आदमी को दो चीज कभी नहीं मानना चाहिए। जब नक्सलवाद की आप स्टडी करेंगे, ये चीज आपके दिमाग में आएगी। कहता है सर कि गरीब आदमी को दो चीजें कभी नहीं मानना चाहिए। एक तो गरीब आदमी को धर्म कभी नहीं मानना चाहिए। क्या नहीं मानना चाहिए? गरीब आदमी को कानून कभी नहीं मानना चाहिए। बता रहा हूँ। वो कहता है कानून जो है वो संसद में बना हुआ, जो पूंजीपति लोग हैं उनकी विचारधारा है, ताकि यथास्थिति बनाए रखी जाए। क्या किया जाए? जो असमानता है उसको बनाए रखा जाए। और गरीब क्या कहता है, चाहता है चेंज, चाहता है, गरीब चाहता है चेंज। तो मार्क्स कहता है राज्य को खत्म कर दो, कानूनों को मत मानो, चोरी करो, डकैती डालो, अमीरों को लूट लो, ताकि समानता। अब चोरी करने से दो समस्या है। चोरी करने की पहली समस्या, डकैती डालने की पहली समस्या है कि कानून आपको पकड़ लेगा। डर है नहीं है? पुलिस पकड़ लेगी, न्यायालय पकड़ लेगा। लेकिन अगर चोरी करने में आप सफल हो गए तो लोग किसका डर दिखाते हैं? चोरी करना पाप है, अगर आप ऐसा करोगे तो भगवान नाराज हो जाएगा। और आप देखो, फला आदमी चोरी करता था, उसका हाथ पैर टूट गया, उसके भी बच्चे बर्बाद हो गए, तो बोलते नहीं बोलते? लेकिन जब अमीरों ने बेईमानी करके, ठगी करके सारी संपत्ति का सेंट्रलाइज कर लिया, अब तो ये बात नहीं आई ना। तो जिस अनैतिकता के साथ इन्होंने असमानता पैदा किया, क्लियर? अब आपको डरा रहे हैं किससे? अगर आप फिजिकली डरते हो तो कानून से डराएंगे, और आप इससे नहीं डरते, बच गए, तो कैसे डरेंगे? शाम को रोज पश्चाताप करेंगे, सारी साहब चोरी कर ली हमने, देखो भगवान नाराज हो गया, देखो तेज बरसात हो गई, ठीक है, देखो आज मेरे पैर में कांटा चुभ गया। तो हर एक्ट को आप किससे कंपेयर करेंगे? धर्म से करेंगे। मार्क्स कहता है इन दोनों को मानना बंद कर दो गरीबों, और सिस्टम में समानता लाने के लिए आप वर्ग संघर्ष करो। ठीक है? तो मार्क्स के तीन मॉडल हो गए। मार्क्स का एक तो साम्यवाद हो गया। फिर साम्यवाद की खुद ही आलोचना करके क्या कहता है कि साम्यवाद खत्म हो जाएगा कुछ समय बाद, उसकी जगह कौन आएगा? मैच्योर पूंजीवाद आएगा, मैच्योर कैपिटलिज्म, वो भी खत्म हो जाएगा। मैच्योर कैपिटलिज्म। हाँ, पहले क्या है? समानता, प्राकृतिक समानता है ना, नेचुरल इक्वलिटी है, सभी लोग समान पैदा हुए। फिर कुछ समय बाद वर्ग बन गया। कुछ लोगों ने क्या किया, जो प्राकृतिक संपत्ति थी उस पर कंट्रोल कर लिया, वो अमीर हो गए, और जिनसे संपत्ति छीनी गई वो क्या हो गए? ये है कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। फिर साम्यवाद आ जाएगा, हिंसा से समानता। ठीक है? फिर क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पर असमानता पैदा हो जाएगी, मैच्योर कैपिटलिज्म। लास्ट में क्या होगा? बौद्धिक समानता। तो समाज के विकास की अवस्था समझ में आ गई, नहीं आ गई? समाज प्राकृतिक रूप से तो समान रहता है, कुछ समय बाद वहां समानता आ जाती है, पूंजीवाद। फिर क्या होता है? हिंसा से समानता आ जाती है, साम्यवाद। फिर जो गरीब अपने को कहते हैं, मोदी जैसे लोग की मानसिकता सामंतवादी होती है, और वो लोग शासन करते हैं, सत्ता पे कब्जा कर लेते हैं। ये वयस्क पूंजीवाद है, लालू मुलायम ये सब। ठीक है? जो बोलते क्या रहेंगे, मैं गरीब हूँ, लेकिन उनका व्यवहार कैसा होगा? सामंतवादियों जैसा होगा। देखिए लड़कियों के लड़कों की शादी में 2-3 100 करोड़ रुपया खर्च होते हैं। ठीक है? लास्ट में भाई भाई खत्म हो जाएगी, सभी लोग एक दूसरे को समान मान लेंगे,
तो ये क्या है? मैच्योर सोशलिज्म या आइडियल सोशलिज्म, आदर्श समाजवाद। आगे बढ़े, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कौन सा मॉडल लिया? मिक्स मॉडल लिया। हमारी अर्थव्यवस्था का मॉडल क्या है? मिक्स। यानी हमारा लक्ष्य क्या है? इक्वलिटी। लक्ष्य क्या है? समानता। और हम लोगों ने जो प्रोसेस लिया है वो लिबर्टी का लिया है। क्या लिया है? लिबर्टी का। प्रोग्रेसिव सोशलिज्म। सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्ष्य समझें आप, सिद्धांत समझें, अभी स्ट्रक्चर और फंक्शन समझ पाएंगे आप। हम लोग क्या कहते हैं, एक गरीब आदमी है या अमीर आदमी है, सरकार क्या करती है? यहाँ पर गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट क्या करती है कि इसके पक्ष में तो इसको पैसा देती है और इससे पैसा देती है। अभी तो दोनों समान होंगे, इससे कुछ पैसा ले लिया जाए और इसको दे दिया जाए। एक गरीब आदमी जो होता है उसको लिबर्टी है अपना विकास करने की, और अगर वो विकास नहीं भी कर पाता है तो सरकार उसको देती है पैसा ताकि वो अपना विकास कर सके। तो पुल और पुश, एक गरीब आदमी अमीर कैसे बनेगा? सरकार क्या कर रही है? पुश कर रही है, और आप क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं। ठीक है? तो कहने का मतलब ऊपर आप दो तरह से जा रहे हैं, तो सरकार की मदद से जा रहे हैं और खुद की मेहनत से जा रहे हैं ताकि अमीरों की श्रेणी में आप शामिल हो जाएं। ठीक है? इसी को बोलते हैं प्रोग्रेसिव सोशलिज्म, प्रगतिशील समाजवाद। यहाँ हिंसा नहीं होगी, हिंसा नहीं होगी, सब कुछ पीसफुल होगा, सब कुछ। तो इंडियन मॉडल इज यूनिक मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उसके दो ही मॉडल हैं, या तो कैपिटलिज्म है या तो सोशलिज्म है। बट इंडियन मॉडल इज यूनिक इन द वर्ल्ड बिकॉज इसने दोनों को ही मिक्स कर दिया। और आज भी हमारा लक्ष्य क्या है? इक्वलिटी। लेकिन हम लोगों ने प्रोसेस क्या अपनाया है? लिबर्टी। तरीके पूंजीवादी हैं, लक्ष्य समाजवादी है। क्लियर? कोई समस्या तो नहीं? दिस इज मिक्स इकोनॉमी, दिस इज मॉडल ऑफ द मिक्स इकोनॉमी, दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव सोशलिज्म मॉडल। बात समझ आ गई? दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव सोशलिज्म मॉडल या मिक्स इकोनॉमी। हाँ बिल्कुल पूछिए आप। चलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो मार्क्स में एक ही पैदा हुआ और बहुत महान व्यक्ति था। ठीक है? जितना भी बेकार की बातें करें, ठीक है, लेकिन मार्क्स में भी कुछ कमी आती है। मार्क्स खुद ही कहता है कि जब व्यक्ति स्वार्थी होता है, जैसे उसको मौका मिलेगा तैसे वो अपनी व्यक्तिगत हितों की बात करेगा। यही तो पूंजीवाद। समाजवाद खत्म क्यों हुआ? इसलिए खत्म हुआ ना, लालू मुलायम गए थे सबकी समानता लेने, लेकिन हुआ क्या? जैसे इनको मौका मिला तैसे क्या बन गए? ये खुद ही राजा बन के घूमने लगे। मायावती क्या थी? मायावती गई थी सबको समानता देने, आर्थिक न्याय देने, सामाजिक न्याय देने, लेकिन जैसे इनको मौका मिला तैसे मोतियों का हार पहन के घूमने लगे, 500 करोड़ 1000 करोड़ रुपया मार करके बैठे हुए। नहीं समझे आप? मार्क्स की बात लागू हो रही है नहीं हो रही है? वो तो मानव की प्रकृति है। आपको मौका मिलेगा, बात तो गरीबों की करेंगे आप, लेकिन जैसे आप एमएलए बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तैसे क्या करेंगे आप? केजरीवाल ने क्या बोला था? मेरे पास तो एक सेकंड हैंड वैगनर गाड़ी है, लेकिन जैसे आया तैसे क्या बन गया? शेष माल बन गया। ये तो मानव की प्रकृति है। वही बात तो मार्क्स कहता है कि दिस इज नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन। मानव प्रकृति से ही स्वार्थी है। ठीक है? देखिए, निगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। मानव के नेचर तीन तरह के होते हैं। मैं लोक प्रशासन में थोड़ा सा जा रहा हूँ मार्क्स को समझाने के लिए। जब आपके पास, आप भूखे होते हैं, आपके पास कमी होती है बहुत ज्यादा, तो आप छीन के झपट के मार पीट के खाना चाहते हैं, इसी तरह से अपने पेट की आग जाए। तब आप क्या होते हैं? संतुष्ट होते हैं।
क्योंकि आपके पास अभाव होता है। क्या होता है? जहाँ पर अभाव होगा वहाँ असंतुष्टि आएगी, और असंतुष्टि हमेशा हिंसा और अराजकता को जन्म देगी। जैसे जैसे आप विकास करेंगे, अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लिया, अब आप किसी को दे नहीं सकते, लेकिन किसी से मांग भी नहीं रहे, अब क्या बन गए? ह्यूमन। ठीक है। यहाँ क्या है? एडम्स, जानवर। यहाँ आप दूसरे को भी दे रहे हैं, क्या बन गए? अब्राहम। तो एडम्स, ह्यूमन और अब्राहम, तीन स्टेज होते हैं मानव के। ठीक है। आपके विकास की तीन अवस्था है। जब आपके पास अभाव, तो आप जानवर हैं। उस आदमी से कोई उम्मीद ना करे। ठीक है। आप कभी देखो, चोर, रिक्शे वाले, मैं रिक्शे वाले बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा बात को, लेकिन जो बहुत निम्न वर्ग के लोग होते हैं, वो लगभग जानवर जैसा व्यवहार करते हैं। 100-100, 200 रुपए के लिए कत्ल कर देते हैं एक दूसरे का। ऐसा देखा है ना आपने? ज्यादातर अपराध इस वर्ग में क्यों पाया जाता है? उसका कारण यही है। जी हाँ। लेकिन जैसे आप उतना कमा रहे हैं जितना खाते हैं आप, क्या बन गए? लेकिन देवता भी आप बन सकते हैं। देवता कब बनेंगे आप? जब आप जितना कमाते हैं उतना रख करके बाकी चीजें लोगों में बांट दें। ये तो समाजवाद है। आई बात समझे? तो मानव की प्रकृति जो है ये ऐसी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट की तरफ आ जाते हैं। देखिए, जो अर्थव्यवस्था है वो अपने वैल्यूज को पूरा करने के लिए, किसको पूरा करने के लिए? कुछ स्ट्रक्चर बनाती है। क्या बनाती है? स्ट्रक्चर। किस पे काम करोगे? आप एक सिस्टम अगर हैं, तो आपके जो वैल्यूज है उसको पूरा करने के लिए आपकी बॉडी है, आपके पास दिमाग है, हाथ है, पैर है। ठीक है। स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर क्या करेगा? फंक्शन। क्या करेगा? फंक्शन करेगा। देखिए ध्यान दीजिए, जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आर्थिक कार्य दो तरह से होता है। एक तो ये प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करता है। फंक्शन इसके दो हैं, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से समझना, अभी सबको समझ में आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन, जब प्रोडक्शन आप करते हैं तो प्रोडक्शन दो तरह से होता है। एक तो प्रोडक्शन होता है नेचुरल। कैसा प्रोडक्शन होता है? नेचुरल। आपने कुछ नहीं किया, जो प्रकृति ने दिया था उसको आपने ले लिया। और दूसरा टेक्निकल, तकनीक से आप करते हैं। जी, और तकनीक से करते हैं। टेक्निक जो कैपिटल और टेक्नोलॉजी से होती है, उसमें प्रोफेशनलिज्म होता है। क्या होता है? व्यावसायिकता होती है। ठीक है। तो जो नेचुरल प्रोडक्शन होता है किसी अर्थव्यवस्था में, उस संस्थाओं का नाम क्या है? उन संस्थाओं को बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। क्या बोलते हैं? अब प्राइमरी सेक्टर कौन कौन सा होगा? एग्रीकल्चर, हंटिंग, फिशरीज, माइनिंग, सब हो गए। तो अर्थव्यवस्था का ये प्राइमरी सेक्टर क्या है? प्राइमरी है। लेकिन एग्रीकल्चर में ही अगर टेक्निक और कैपिटल आप यूज कर लेंगे, क्या बन जाएगा? ये सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा। उद्योग, कृषि को उद्योग बना देना। ठीक है। तो अब आप देखिए कि जो उत्पादन होता है वो दो चीजों का होता है, गुड्स और सर्विस। गुड्स जो दिखता है और सर्विस हो, जैसे बस क्या है? गुड्स है। बस आपको यात्रा कराती है, वो क्या है? सर्विस है। रेलवे क्या है? गुड्स है। यात्रा कराती है, सर्विस है। ठीक है। तो गुड्स और सर्विस, तो जो भी गुड्स और सर्विस नेचुरल है वो प्राइमरी सेक्टर है। लेकिन जैसे आप टेक्नोलॉजी और कैपिटल यूज करते हैं, तो जो जिस गुड्स का आप प्रोडक्शन करते हैं, जैसे स्टील को आपने यूज कर लिया मशीन बनाने के लिए, तो मशीन क्या है? गुड्स में आ गया। और मशीन से आपने ट्रेन चला दिया, यात्रा करा दी, सर्विस में आ गया। तो जो गुड्स बनाए जाते हैं टेक्निक को यूज करके, कैपिटल को यूज करके, ये है सेकेंडरी सेक्टर। क्या है? उद्योग। अर्थव्यवस्था का दूसरा क्षेत्र है उद्योग। और जो सर्विस का प्रोडक्शन किया जाता है, इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? और इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, सर्विस दो तरह की होती है। सर्विस दो तरह की है। एक तो सर्विस है उत्पादन करने के लिए, उत्पादन का विकास करे। और एक सर्विस को यूज किया जाता है मानव के विकास के लिए। किसके? तो ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दो तरह की सर्विस होती है। समझा रहा हूँ मैं। जैसे बिजली है, बिजली क्या है? एक सर्विस है।
तो एनर्जी सेक्टर क्या हो गया, सर्विस हो गई। अब अगर इस बिजली को आप यूज कर रहे हैं एसी चला करके आराम से रेस्ट करने के लिए, ये क्या है, सोशल सेक्टर है, सोशल सर्विस है, क्या है। और अगर आपने इसे मशीन चला ली उत्पादन करने के लिए तो क्या हो गया, फिजिकल सर्विस है, क्या है ये। तो इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं। जब आर्थिक उत्पादन में यूज किया जाता है तब तो इसको बोलते हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं। और जब ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए होता है तो उसको बोलते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे गरीबी हटाना, रोजगार देना, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसको जो सर्विसेज देते हैं ये क्या है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अस्पताल क्या है, अस्पताल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस कैटेगरी में आता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। हॉस्पिटल, यस, आगे बात सुने। तो आपने देखा अर्थव्यवस्था के तीन सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। सर 2 मिनट बैठे हैं अभी मैं, अच्छा समझ आई बात, रटना तो नहीं है कहीं। हाँ बताइए। देखिए अभी आप मेरे बात समझिए। आप जब जब मैं आपको सोशल सिस्टम पढ़ाऊंगा ना बेटा, जब आपको मैं सोशल सिस्टम पढ़ाऊंगा तब आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। अभी इकोनॉमिक्स में आप सारे प्रश्नों का जवाब ना लें, ठीक है। आगे बढ़े। आपने देखा कि जो स्ट्रक्चर है इसके दो पार्ट हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, जो टेक्नोलॉजी से हो रहा है। और सेकेंडरी में इंडस्ट्री भी आ गया जिसको हम प्योर सेकेंडरी कहते हैं। और क्या आ गया, टर्शियरी, क्या आ गया, सर्विस सेक्टर, इसी को हम टर्शियरी बोलते हैं, या तृतीयक, या इंफ्रास्ट्रक्चर कह लो आप, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब हम फंक्शन की बात, अब फंक्शन की बात करते हैं। जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो हमने आपको बताया कि अर्थव्यवस्थाएं दो तरह की फंक्शन करती हैं। एक तो ये प्रोडक्शन करती है, क्या करती हैं, और एक करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, दो काम करते हैं। बट जो अभी सर आ रहे हैं क्लास में, ठीक है, मैं तो रिपीट करने लगेगा क्लास, तो आप इसको ध्यान से समझना, अर्थव्यवस्था समझने। एक्चुअली मैं ऑफिशियल विजिट पर था। अब एक यूनिवर्सिटी है ब्रिज मोहन मुलजान यूनिवर्सिटी है गुड़, वहाँ ऑब्जर्वर था मैं। इसके अलावा दो यूनिवर्सिटी ऐसी हैं, यूनिवर्सिटी देहरादून और हिमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी है गढ़वाल में। वहाँ मैं, हाँ एग्जामिनर था मैं, इसलिए पूरा एक हफ्ता लग गया। एक्चुअली होता क्या है, जैसे तो हमारी छुट्टी चल रही है लेकिन ये अर्न लीव है, लिया तो हमारी छुट्टियों में पता चला जाएगा। ये 3-4 महीने छुट्टी ले लेंगे आराम से डालने के लिए। नहीं अब मैं कम एक, देखिए अब मैं आपको बताऊँ, अगले 2 महीने तक एक कोई विजिट नहीं है। एवरीडे क्लास विल बी कंटिन्यू एंड आई विल बी कंप्लीट कोर्स, एक एक सेक्शन अब कंप्लीट करूँ। आगे बढ़े। जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन की जो टेक्निक है क्या है, आपने देखा कि प्रोडक्शन दो तरह का हो रहा है। एक तो नेचुरल हो रहा है और एक टेक्निक से हो रहा है, है ना। जब प्रोडक्शन नेचुरल होता है तो प्रोडक्शन की क्वांटिटी और क्वालिटी क्या होगी, कम होगी। क्वांटिटी और दोनों ही कम होगी। प्राकृतिक खेती में ज़्यादा उत्पादन होता है क्या, okay? तो प्रोडक्शन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही खराब होगी, okay? तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सेविंग्स कम होगी, उत्पादन कम होगा, नहीं होगा, उत्पादन कम होगा तो कंज्यूम भी कम होगा। और जब कंज्यूम कम होगा तो ऐसी स्थिति में जो विकास दर होगी वो कम होगी, नहीं होगी। प्राइमरी सेक्टर लीड करेगा, नहीं करेगा। तो जिस अर्थव्यवस्था में प्राइमरी सेक्टर लीड करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट कम है और कैपिटल फॉर्मेशन कम है, अर्थव्यवस्था में लगाने के लिए पैसा कम है,
ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को हम नॉन डेवलप इकोनॉमी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अविकसित अर्थव्यवस्था। तो नहीं, अविकसित अर्थव्यवस्था। दूसरी तरफ इसका अपोजिट हो गया, जहाँ हम टेक्नोलॉजी और कैपिटल से उत्पादन करते हैं और प्रोफेशनल उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं? तो जहाँ टेक्नोलॉजी और कैपिटल से प्रोफेशनल उत्पादन किया जा रहा है, ये डेवलप्ड इकोनॉमी है। क्या है? विकसित। तो जो प्रोफेशनल अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, जहाँ टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी और कैपिटल, इंटेंसिव कैपिटल से उत्पादन किया जा रहा है, और उत्पादन का उद्देश्य क्या है? लाभ है, ना कि खुद खा लेना। ये अर्थव्यवस्थाएं बहुत कम प्रोफेशनल होती हैं। ये अर्थव्यवस्थाएं हाई प्रोफेशनल होती हैं, तो उत्पादन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ज़्यादा होगी कि नहीं होगी? जब दोनों ही ज़्यादा होगी तो ह्यूमन डेवलपमेंट और उत्पादन के लिए कैपिटल फॉर्मेशन। तो जो अर्थव्यवस्थाएं जिसमें सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर डोमिनेट कर रहा है, प्रोफेशनल इकोनॉमी है जहाँ पर टेक्नोलॉजी और कैपिटल से उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है? ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को हम डेवलप इकोनॉमी कहते हैं। रटना पड़ेगा क्या? विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लक्षण क्या होते हैं? आगे समझ में? अब विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लक्षण क्या होते हैं? आगे समझ में? अब कुछ इकोनॉमी ऐसी हैं दुनिया में जो इधर से इधर की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। भारत इसी कैटेगरी में आता है। इसको बोलते हैं हम डेवलपिंग इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? विकासशील अर्थव्यवस्थाएं। नहीं, डेवलपमेंट की एक फेस होती है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी कभी यहाँ थी। ठीक है? तो आज आप यहाँ देखते हैं, यहाँ की कोई भी अर्थव्यवस्था सडन जंप नहीं मार सकती। वो तो हम बाद में हम बहुत सारे सिद्धांत बताएंगे आपको कि विकास का मॉडल क्या हो, वो तो बात की बात है। बट अभी तो इनिशियल फेज में आप इतना ही समझें, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब नेचुरल प्रोडक्शन की से हम प्रोफेशनल प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। ठीक है? तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम डेवलपिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन डेवलपिंग का एक फेस होता है, एक ग्राफ बनता है। देखिए, इनिशियल क्या होता है कि कुछ लोग जो टेक्नोलॉजी और प्रोफेशन को अडॉप्ट करते हैं, ये हाई क्लास हो गए। जो वर्ग जो बिल्कुल अडॉप्ट नहीं किया है, क्या हो गए? पुअर, निम्न वर्ग। और जिन्होंने कुछ अडॉप्ट किया, कुछ नहीं किया, उसको हम जुगाड़ कह लेते हैं। फिर साइकिल लेके आए, उसकी गणेश भगवान के पास पूजा करने चले गए। ये मिडिल क्लास होता है। क्या होता है? तो जिन अर्थव्यवस्थाओं में हम डेवलप्ड, नॉन डेवलप्ड और मिक्स तीनों को देखते हैं, वो डेवलपिंग इकोनॉमी। क्या? शुरू में जो ग्राफ बनता है, एंगल वो बहुत एक्यूट होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, इसकी हाइट बढ़ती चली जाएगी। ठीक है? ये सभी लोग, पहले आप देखो, मोटरसाइकिल कुछ लोगों के पास थी, आज शुरू में आया तो फोन कुछ लोगों के पास था। आज जब 1919 में मैंने फ़ोन खरीदा था, 1999 में, तो उस समय मोटोरोला का फ़ोन था, इतना मोटा सा था, उसमें बैटरी लगती थी। और दिल्ली में एक ही वो चलता था, डॉल्फिन। डॉल्फिन एक सर्विस चलती थी एमटीएनएल की, 9868 से नंबर शुरू होता था। उसमें ₹9.5 कॉल करने के लगते थे, सॉरी, सुनने के लगते थे, ₹11.5 करने के लगते थे। तो उसमें कुछ लोगों के पास था, लोगों के लिए। लेकिन आज मोबाइल, तो जो डेवलपमेंट होता है वो फिल्टरिंग होती है, ऊपर से चीज़ें नीचे आती हैं। अमीर लोग जो एलईडी और प्लाज्मा टीवी यूज करके छोड़ देंगे, वो गरीब खरीदने जाएगा, पता नहीं जाता है। तो गरीब हमेशा 15 साल 20 साल पीछे रहता है अमीरों से। समझ नहीं समझ रहे? अमीर तो क्या करेंगे, आईफोन 17 खरीदने की तैयारी में होंगे, और गरीब क्या सोचेगा, चलो यार 11 अगर मिल जाता 10,000 में तो ले लेते। ओके? तो यही तो डेवलपमेंट है, फिल्टरिंग होता है। लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी से वो परिचित हो जाएगा धीरे धीरे। तो जिस अर्थव्यवस्था में डेवलप्ड के भी फीचर दिखेंगे, कुछ लोग विकसित मानव हैं, लोग बिल्कुल अमीर हैं, प्रोफेशनल उत्पादन कर रहे हैं, और कुछ लोग अभी हल बैल से खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक रूप से मछली पकड़ रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं। और कुछ लोग का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है,
वो यूज तो हवाई जहाज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या कहते हैं, अगर मर गए तो भगवान की इच्छा थी, बच गए तो भगवान ने बचा लिया। ये विचारधारा क्या है? यही तो डेवलपिंग इकोनॉमी की विचारधारा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज उसको लेके जो बैठा था वो तो मर गया ना। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है, सोचने की बात है। सोच ही तो हमें डेवलपिंग बना रही है, सोच ही तो हमें विकसित है विकसित बना रही है। आपकी सोच आपको डेवलपिंग बना रही है, आपकी सोच आपको डेवलप बना रही है। आप हाई टेक्नोलॉजी को यूज करें, प्रोफेशनल तरीके से काम करें, आप विकसित हैं। और अगर आप प्राकृतिक तरीके से रहेंगे तो नॉन डेवलप है। और दोनों यूज कर रहे हैं तो डेवलपिंग फेज में रखना तो नहीं पड़ेगा। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए सबसे बड़ी बात है कि मैं फुल प्रोफेशनल और रैशनल थिंकिंग को वरीयता देता हूँ। बच्चा बैठा मैं रोज कहता हूँ कि मुझे पश्चिम की विचारधारा इसलिए पसंद है क्योंकि लॉजिकल पॉजिटिव के सिद्धांत पे काम करते हैं, विज्ञान के सिद्धांत पे काम करते हैं, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है, लोग यही सबसे पहले पढ़ाते हैं, हैं? कुछ बोल देना तो भाई बहुत गलत होता है, ठीक है, इसलिए मैं बहुत सिलेक्टिव तरीके से बात करता हूँ। हालांकि मैं अयोध्या से बिलोंग करता हूँ और भगवान राम के खानदान से हूँ, सूर्यवंशी राजपूत हूँ, लेकिन फिर भी मेरी सोच बहुत प्रोग्रेसिव है क्योंकि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। वहाँ पर जो हमें वैल्यूज मिले वो बहुत कमाल के वैल्यूज थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पर। ये रखना तो नहीं पड़ेगा। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये दो तरह का होता है। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन स्वतंत्र होता है, फ्री। तो ज़्यादातर जो कैपिटलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या होता है, फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। और दूसरा होता है जितने सोशलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो कंट्रोल्ड है। क्या है? कंट्रोल्ड है। अब ये होता कैसे है इसको देखिए आप। डिस्ट्रीब्यूशन के तीन पार्ट हैं, एक तो है प्राइस, क्या है, कीमत, और एक होता है डिमांड, और एक होता है सप्लाई। क्या होता है? सप्लाई। सप्लाई, डिमांड और प्राइस तीनों को कौन कंट्रोल करेगा? सोसाइटी के बिहाफ पर स्टेट, राज्य कंट्रोल करेगा। समाज के बिहाफ पर कौन कंट्रोल करेगा इसको? नीचे कोई कंट्रोल करेगा। अब इसको समझ लीजिए आप, जहां पर जैसे आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, नहीं, वो नीचे से कुछ बाहर से आ रहा है, नीचे से, नीचे से। मोटरसाइकिल कोई बना रहा है, ठीक है, हाँ हाँ नीचे से है, मोटरसाइकिल बना रहे कोई। प्राइस, जैसे ध्यान दीजिए, चीनी पहले बढ़ता था तो चीनी की कीमत कौन डिसाइड करता था? स्टेट। 10 रुपया किलो, 12 रुपया किलो देंगे हम, ये कहते थे ना। और डिमांड, डिमांड जो होता था उसको फिक्स किया जाता था, कंट्रोल किया जाता था, किससे? कोटा से। किससे? और इस प्राइस को बोलते थे एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस। क्या बोलते थे? प्रशासित कीमत, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस। मार्केट में चाहे 100 रुपया किलो चीनी बिक रहा हो, लेकिन सरकार आपको 10 रुपया किलो ही चीनी देगी, ठीक है। दूसरी स्थिति थी कोटा। कोटा में क्या था कि आप मांग नहीं सकते, सरकार कितना आपको देगी वो सरकार डिसाइड करेगी। 400 ग्राम, 500 ग्राम, पहले क्या था, 500 ग्राम चीनी, 5 लीटर केरोसिन ऑयल, फिक्स था पूरा, सरकार आपको देगी। और सप्लाई को किससे फिक्स करते थे? सप्लाई का मतलब
उत्पादक, ये इसको फिक्स करते थे लाइसेंस से। किससे? उत्पादन कौन करेगा? वितरण कौन करेगा? जिसको लाइसेंस देगा, और अपने उत्पादन वितरण नहीं करेगा। जो सप्लाई की जाएगी, जो आपकी डिमांड है, उसको किससे फिक्स करेंगे? कोटा से। और कीमत क्या होगी? एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस होगी, प्रशासित कीमत। ठीक है, जिसको हम सब्सिडी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अगर उत्पादन लागत हमारी 20 रुपए किलो है, तो भी चीनी 4 रुपए किलो देंगे हम। 16 रुपए की क्या होगी? सब्सिडी होगी। तो जो सब्सिडी प्राइस होती है, इसी को हम प्रशासित मूल्य कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई? तो जो कंट्रोल इकोनॉमी होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है? एडमिशन प्राइस और कोटा और लाइसेंस। और एक चीज और पाई जाती है इसमें, इसमें पाई जाती है सेल्फ रिलायंस। ये क्या कहता है कि ना हम किसी को कुछ देंगे, ना ही किसी से कुछ देंगे। इसको बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी। जो हमारे पास है हम वही यूज करेंगे, हम किसी से कुछ नहीं लेंगे और किसी को कुछ नहीं देंगे। मतलब हमारा लक्ष्य क्या है? आत्मनिर्भरता। हम किसी से कुछ नहीं ले रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं। तो जहां पर ये चारों चीजें पाई जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं? कंट्रोल इकोनॉमी। एडमिशन प्राइस, कोटा, लाइसेंस और क्लोज इकोनॉमी। अब ये इसकी सबसे बड़ी कमी यही है। व्यक्तिवाद क्या कहता है? लाभ की बात करता है, नहीं करता है? यहाँ जैसे आप इसमें आते हैं, जिसको हम फ्री ट्रेड बोलते हैं, फ्री इकोनॉमी बोलते हैं, इसको मार्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो दुनिया में दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। एक तो कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और एक मार्केट है। क्या है? मार्केट में क्या होता है कि ये प्रोड्यूसर हैं और ये कंज्यूमर हैं, दोनों स्वतंत्र इंटरेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? फ्री इंटरेक्शन करते हैं। मांगने वाला फ्री है और सप्लाई करने वाला भी फ्री है, और प्राइस भी फ्री है। इसका डिसाइड कैसे होगा, मैं बता रहा हूँ इस चीज को। तो जो मार्केट इकोनॉमी है, इसे जिसके चार सिद्धांत हैं। किसके सिद्धांत हैं? इसको ध्यान से समझना। इसके चार सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम, ऑफ डिमांड। ये कहता है कि जो गुड्स और सर्विस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक और गुड्स और सर्विस वो होता है जो इसेंशियल है, जिसके बिना आप नहीं रह सकते, इसेंशियल। और दूसरा गुड्स और सर्विस वो होता है जो अल्टरनेटिव होता है। क्या होता है? वैकल्पिक होता है। जैसे मटका से आप ठंडा पानी कर सकते हैं, तो फ्रिज की जरूरत नहीं। इसका हो गया अल्टरनेटिव हो गया। ठीक है, जैसे अगर आपके पास कोई सा भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, तो आप कलर टीवी की बात नहीं करें, ये अल्टरनेटिव हो गया। तो जो इसेंशियल गुड्स और सर्विस होते हैं और अल्टरनेटिव गुड्स और सर्विस होते हैं, ध्यान दीजिए। जो मांग का नियम ये होता है, मांग का नियम ये कहता है कि देखिए, अगर अल्टरनेटिव गुड्स और सर्विस, इसेंशियल गुड्स और सर्विस की डिमांड बढ़ेगी, क्या होगी? डिमांड। एक सामान्य नियम बता रहा हूं मैं अभी। अगर डिमांड बढ़ जाए तो प्राइस क्या होगी? वो रिलेशन है, प्राइस भी बढ़ जाएगी। प्राइस क्या होगी? अगर मार्केट में टमाटर की मांग बढ़ जाती है, तो कीमत क्या होती है? जाती है। हाँ, वही बात कर रहे हैं। हाँ, 50 रुपए किलो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपका जो बचत है वो कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्योंकि ये चीज आप कम नहीं कर सकते। और कटौती कहाँ करेंगे आप? अल्टरनेटिव गुड्स और सर्विस में करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही इसेंशियल गुड्स और सर्विस की डिमांड बढ़ती है, वैसे ही अल्टरनेटिव गुड्स और डिमांड सर्विस की डिमांड बढ़ जाती है। दोनों में क्या रिलेशन है? रिवर्स रिलेशन है। आगे बढ़े नेक्स्ट। अब हम सप्लाई की बात कर लेते हैं। अगर इसकी सप्लाई बढ़ा दी जाए, तो कीमत क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसकी मांग क्या होगी? बढ़ जाएगी। ये रिलेशन समझ में आ गया? अब
तीसरी बात मैं करता हूँ, प्राइस की बात करता हूँ। अरे भाई क्या चला दिया इन्होंने। तीसरा नियम जो है, थर्ड लॉ, यह है लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी का नियम है। फ्लेक्सिबिलिटी का संबंध, हाँ, लोचशीलता का नियम इसका। हाँ हाँ, वही बात कर रहा हूँ मैं, आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। देखिए, ये इसेंशियल गुड्स और सर्विस है, ये अल्टरनेटिव गुड्स और सर्विस है। जो लोचशीलता का नियम है, ठीक है, वो इसी पर लागू होता है, किस पर? अल्टरनेटिव गुड्स और सर्विस पर लागू होता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आटे की कीमत घट जाए या बढ़ जाए तो भी खाना कम नहीं करेंगे आप, नहीं करेंगे ना। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी का जो वैल्यू जीरो रहता है हमेशा, क्या होता है, नमक की कीमत घट जाएगी तो क्या नमक ज़्यादा यूज करेंगे? क्या नहीं। बढ़ जाएगी तो भी कम नहीं करेंगे आप। लेकिन अगर फिर साइकिल 50,000 से घट के 25,000 की हो गई तो मार्केट में भीड़ लग जाएगी। ये जो 25,000 से 50,000 रेंज वाले थे, जो मार्केट से बाहर थे, मार्केट में शामिल, ठीक है। इसेंशियल गुड्स और सर्विस, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, कैपेसिटी जीरो है और इसका क्या है, 100% है, ठीक है। एक अंतिम नियम जो मैं है, जॉब सेटिस्फेक्शन का, संतुष्टि का सिद्धांत। ये किस पर लागू होता है? इस पर होता है, इस पर लागू होता है, इसेंशियल पर। ये क्या कहता है कि सेटिस्फेक्शन और क्वांटिटी, क्वांटिटी एक रिलेशन पाया जाता है, ठीक है। जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन लेवल घटता चला जाएगा, हाँ, घटता चला जाएगा। यहाँ पर 10 है, यहाँ 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, एक समय आएगा जीरो होगा, ठीक है। पहली रोटी खाई, दूसरी रोटी खाई, तीसरी खाई, चौथी, पांचवी, पहली रोटी खाई तो हाई सेटिस्फेक्शन, तीसरी खाई तो घट गया, जिसे एक समय के बाद होगा सेटिस्फेक्शन लेवल जीरो हो जाएगा। इसके बाद रोटी आप नहीं खाएंगे, ठीक है? अब ये नियम क्या बताता है? ये नियम बताता है कि अर्थव्यवस्थाएं जो होती हैं वो कितनी तरह की होती है। अगर सपोज करो कि आपके यहाँ 10 करोड़ टन गेहूं की जरूरत है और 8 करोड़ टन गेहूं पैदा हो रहा है, क्या सेटिस्फेक्शन कंप्लीट होगा क्या? है ना। तो 2 करोड़ टन क्या होगा, इंपोर्ट क्या होगा। और अगर 10 करोड़ टन पैदा हो गया तो हम सेल्फ रिलायंस है, क्या है, आत्मनिर्भर है। और अगर 12 करोड़ टन पैदा हो गया तो हम उसको क्या कर देंगे। जो लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन है, ये बताता है कि आपकी अर्थव्यवस्था स्कैर्सिटी में है, एक्सपोर्ट जाता है, इंपोर्ट जाता है, या सेल्फ रिलायंस में। कोई समस्या तो नहीं। तो मार्केट इकोनॉमी को समझने के लिए 4 थ्योरी है, ऑफ डिमांड, ऑफ सप्लाई, ऑफ इलास्टिसिटी, ऑफ सेटिस्फेक्शन। ऑफ डिमांड, ऑफ सप्लाई और इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है, प्राइस है कि कीमतें कहाँ घटेंगी बढ़ेंगी, मतलब कीमतों के बढ़ने और घटने का डिमांड पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। एक कीमत के घटने बढ़ने का डिमांड पर क्या असर पड़ेगा उसकी बात करता हूँ। तो इसेंशियल गुड्स और सर्विस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अल्टरनेटिव गुड्स और सर्विस पर असर, समझ तो नहीं। और जो लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो क्या बताता है कि हमारी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर है, एक्सपोर्ट जाता है कि इम्पोर्ट जाता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बता रहा है। और लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं, अगर अल्टरनेटिव गुड्स और सर्विस की डिमांड बढ़ती है, सॉरी, अगर डिमांड बढ़ती है इसेंशियल की तो वो घट जाती है, ठीक है। और सप्लाई का नियम क्या है,
सप्लाई बढ़ा दी जाए एसेंशियल गुड्स और सर्विस की, तो अल्टरनेटिव गुड्स और सर्विस की डिमांड बढ़ जाएगी, सस्ता हो जाएगा। आगे बढ़े। अब आपने देखा ये अर्थव्यवस्था का सिस्टम है, यानी 3 जगह आप पढ़ेंगे, वैल्यूज, स्ट्रक्चर और सम। इसके बाद कोई भी जो सिस्टम है इसकी अपनी एक पॉलिसी होती है, क्या होती है? इसको बोलते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या बोलते हैं? आर्थिक नीति। और इकोनॉमिक पॉलिसी में 2 चीजें आती हैं, 4 शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, समझ लिया। पॉलिसी, प्लान, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट। ये 4 शब्द में यूज, ठीक है। पॉलिसी क्या होती है? एक ब्रॉडर टर्म में होती है। पॉलिसी क्या होती है कि ऑब्जेक्ट प्लस सेट्स ऑफ द एक्शन, जो हमारा उद्देश्य होता है अर्थव्यवस्था का या किसी भी सिस्टम का, ऑब्जेक्ट और जो सेट ऑफ द एक्शन होते हैं। यानी जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उस लक्ष्य को पाने का, लक्ष्य को निर्धारित करने की प्रक्रिया, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, ये क्या है? पॉलिसी है। तो जो लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? मॉडल। क्या बोलते हैं? और मॉडल को क्या बोलते हैं? प्लान। प्लान क्या है? प्लान पॉलिसी का भाग होता है, ये एक्शन पार्ट होता है। दिस इज एक्शन पार्ट ऑफ द पॉलिसी। कोई समस्या तो नहीं? ठीक है। प्लान और पॉलिसी में क्या संबंध है? प्लान इज द पार्ट ऑफ पॉलिसी। अब आपने देखा जैसे प्लान बनाया, 1948 में एक लक्ष्य लिया, एक उदाहरण देकर समझा रहा हूँ कि हमें भारत का आर्थिक विकास और समानता प्राप्त करनी है। लक्ष्य लिया ना, आर्थिक विकास करना है और समानता लेनी है। तो इसके लिए हमारे पास 2 मॉडल थे दुनिया में। एक मॉडल तो अमेरिका का था, कैपिटलिस्टिक मॉडल, वो हमने लिया नहीं, मिक्स मॉडल लिया। और मिक्स में भी क्या था? एक तो रेडिकल सोशलिज्म था जिसको हम बोलते हैं रशियन मॉडल। 1948 से लेकर 1991 तक जो मॉडल हमने लिया, प्लान हमने लिया, वो डायरेक्टिव प्लान था। क्या था? शुरू की जो 7 पंचवर्षीय योजनाएं थी, किस पर थी? डायरेक्टिव प्लानिंग पर थी। किस पर थी? मैं समझाऊंगा क्या है, मैं प्लानिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है। और 1991 के बाद हम लोगों ने फ्रेंच मॉडल ले लिया, इंडिकेटिव प्लानिंग। क्या ले लिया? इंडिकेटिव प्लानिंग, इंडिकेटिव। तो 1991 से पहले हमारा जो प्लान था वो था डायरेक्टिव था। और 1991 के बाद का जो प्लान था वो, और प्लान क्या होता है? पॉलिसी का एक भाग, मॉडल होता है। पॉलिसी के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक मॉडल जो है वो प्लान है। समस्या तो नहीं? ये मॉडल है, यानी इस मॉडल से और इस मॉडल से हमने विकास करने का काम करना है, ठीक है। प्रोजेक्ट क्या होता है? समझे इसको, प्रोग्राम। जैसे 2026 तक सभी को शिक्षित बनाना, ये हमारा लक्ष्य है, ठीक है। लक्ष्य हो गया? नहीं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा, प्लान पॉलिसी सब में संबंध समझ में आ जाएगा। 2026 तक ये हमारा लक्ष्य हो गया, इसको हम एजुकेशन दे देंगे। अब इसके लिए हमारे पास मॉडल क्या है? मॉडल हमारे पास है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। कहीं सरकार शिक्षा देगी, कहीं प्राइवेट सेक्टर शिक्षा देगा, कहीं दोनों मिलकर के शिक्षा देंगे। पीपीपी मॉडल ले लिया हमने। ये क्या है? ये प्लान है। अब देखिए, फिर हम चले आए, जो लोग मार्केट से एजुकेशन ले सकते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, लेकिन जो नहीं ले सकते, इसमें से हमने क्या किया? महिलाओं को शिक्षा कैसे दी जाए, इसको एससी एसटी को कैसे शिक्षा दी जाए, ये अलग अलग हमने माइक्रो, जब हम मॉडल्स को माइक्रो लेवल पर डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है? इसको बोलते हैं प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। मेरे पढ़ाने का अलग नोट्स बनाना, ठीक है।
ठीक है, आगे बढ़े। प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट होता है कितने स्कूल बनाने हैं बच्चों के लिए, SC ST के लिए, कितने स्कूल बनाने हैं महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, ये क्या है? प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट बिल्कुल टेक्निकल चीज होती है। क्या होती है? टेक्निकल चीज होती है। प्रोजेक्ट इज द पार्ट ऑफ प्रोग्राम, इन प्रोग्राम इज द पार्ट ऑफ प्लान, इन प्लान इज द पार्ट ऑफ, और पॉलिसी इन सबको शामिल कर लेते हैं। अगली बस में, तो जब किसी अर्थव्यवस्था की हम पॉलिसी बनाते हैं तो पॉलिसी में ये सारी चीजें शामिल होती हैं। मान लीजिए 1948 में हमारी अर्थव्यवस्था का जब पहली पॉलिसी बनाई गई, ये स्वतंत्रता की पहली पॉलिसी, उसमें हमने ऑब्जेक्ट क्या रखा? इक्वलिटी। क्या रखा? समाजवाद। ठीक है, हम इक्वलिटी लिख देते हैं बट समाजवाद, मिक्स इकोनॉमी, ऐसा लिख लो। तो हमारा प्लान क्या था, बता दिया। सबसे पहले तो आप पॉलिसी पढ़ेंगे, पॉलिसी, फिर क्या पढ़ेंगे? प्लान पढ़ेंगे। क्लियर? अब एक चीज ध्यान दीजिए, जो हमारा प्लान है, जो हमारी पॉलिसी है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक्सपेंडिचर करेंगे। क्या करेंगे? इनकम की भी जरूरत होगी। तो इनकम और एक्सपेंडिचर की जो पॉलिसी है, इसको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। क्या बोलते हैं? राजकोषीय नीति। जो हमारी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्सपेंडिचर किए जाएंगे, और जो इनकम होगी, भाई ये तो करना पड़ेगा। इनकम और एक्सपेंडिचर से संबंधित पॉलिसी होती है, क्या बोलते हैं? राजकोषीय नीति। अब राजकोषीय नीति तीन तरह की होती है, इसको, जो फिजिकल पॉलिसी होती है वो तीन तरह की होती है। तो मैं एक समरी कर रहा हूँ कि आप पढ़ोगे कैसे इस चीज को। फिजिकल पॉलिसी तीन तरह की होती है। एक तो होती है कमाई ज्यादा है और खर्चे कम है, बचत होगी नहीं होगी। तो जो अर्थव्यवस्थाएं बिल्कुल ट्रू प्रोफेशनल है, लाभ के सिद्धांत पे काम करती हैं, वहां पर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर, इसको सरप्लस इकोनॉमी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन कुछ अर्थव्यवस्थाएं ऐसी हैं जहां पर खर्चे ज्यादा हैं और कमाई कम है। खर्चे ज्यादा होंगे, कमाई कम होगी, उसको बोलते हैं डिफिसिट इकोनॉमी, घाटे की अर्थव्यवस्था, डिफिसिट। लेकिन देखो, हाँ तो ये होना चाहिए ना ही, ये होना चाहिए, ये संतुलन होना चाहिए कि जनता का पैसा जनता पर खर्च कर दो। नहीं समझे आप? तो जो एक पब्लिक इकोनॉमी होती है, सार्वजनिक अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस का सिद्धांत काम करता है। या तो आप घाटा उठाओ या फायदा। ठीक है? और 1991 से पहले हमारी जो राजकोषीय नीति थी वो क्या थी? डेफिसिट थी। क्या थी? अब हम लोग क्या चाहते हैं? बैलेंस। क्या चाहते हैं? तो जितने भी राजकोषीय सुधार किए गए हैं 1991 में, सभी का लक्ष्य क्या है? हम डिफिसिट इकोनॉमी की तरफ से किधर जा रहे हैं? घटना तो नहीं बढ़ेगा, है? घटना तो नहीं है ना? अब आपको पूछा गया 1991 के बाद राजकोषीय नीति में क्या सुधार लाया गया, ठीक है, और आपको यही नहीं पता कि लक्ष्य क्या है, क्या लिखोगे आप? पहली लाइन क्या लिखोगे कि आफ्टर 1991 नाउ इंडियन इकोनॉमिक फिस्कल पॉलिसी, most of the reform indicate that are heading toward deficit economy to बैलेंस इकोनॉमी। पहली लाइन से एग्जामिनर को पता लग गया कि आप बढ़िया चीज लिखने जा नहीं, आप उसको निबंध की तरह लिखते रहो, कोई फर्क नहीं। आगे बढ़े, देखिए, इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, तो एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर जो करते हैं, जो इनकम लेते हैं, वो मॉनेटरी फॉर्म में होता है। इसमें होता है, ठीक है, इसको मैं डिफाइन करूंगा, ठीक है। जो मनी, मनी का सारा कंट्रोल किसके पास है? सरकार के पास है।
तो सरकारी मनी को सप्लाई करती है, क्या करती है? डिमांड भी होता है इसका। डिमांड दो जगह होती है मनी की। एक तो कैपिटल के रूप में होती है, जो उत्पादन के काम आते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। जब कंज्यूमर के रूप में होती है, इसमें होती है आपको भी तो पैसा चाहिए, तो कैपिटल, कंज्यूमर, दो जगह से डिमांड आती है। तो सप्लाई कहाँ होगी? जगह होगी। अगर इन दोनों में बैलेंस कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए? इसको बैलेंस मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। बैलेंस नीति। बात समझ आ गई? लेकिन अगर आपने यहां पर सप्लाई बढ़ा दी, सप्लाई बढ़ा दी, और यहां पर सप्लाई क्या कर दी? कर दी, डिमांड घटेगी। डिमांड क्या होगी? ठीक है ना? डिमांड घटेगी नहीं घटेगी? चीज सस्ती हो जाएगी और कंज्यूमर लोन महंगा हो जाएगा। तो कंज्यूमर लोन लेना कम कर देंगे ना, डिमांड क्या हो जाएगी? घटेगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में कीमतें क्या होंगी? घट जाएंगी नहीं घटेंगी? चीज सस्ती कर दी तो कीमत घट गई ना, घट गई। इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन इकोनॉमिक पॉलिसी, डिफ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी, क्या बोलते हैं इसको? अभी अभी इस पर बन जाइए आप, इसके बहुत सारे फैक्शन हैं। बेसिक चीज बता रहा हूँ, एक पॉलिसी की बात करो। अरे वो मैं इकोनॉमिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ, सारे जवाब आपको बात समझ आ गई? डिफ्लेशन क्या होता है समझ आ गया? कि सरकार अगर चाहे तो कैपिटल को सस्ता कर दे, जो कैपिटल लोन है वो सस्ता कर दे, लोन महंगा कर दे। ठीक है? कभी कभी क्या होता है, सरकार कंज्यूमर लोन सस्ता कर देती है और कैपिटल लोन सस्ता कर देती है। तो डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई घटेगी, ये बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी? इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन पॉलिसी। क्या बोलते हैं? देखिए मौद्रिक नीति जो होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, वो भी तीन तरह की होती है। डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन और बैलेंस। और ज्यादातर इकोनॉमी क्या चाहती हैं? और बैलेंस, बैलेंस चाहती हो। इन्फ्लेशन और बैलेंस। ये बैलेंस क्यों चाहते हैं? ध्यान दीजिए, अगर स्लाइटली लोन आप सस्ता कर दो, स्लाइटली सस्ता कर दो, मांग करेंगे, मांग करेंगे, लेकिन यहाँ पर कैपिटल की सप्लाई कम मत होने, तो क्या होगा? सप्लाई भी बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगा, और बढ़ती हुई सप्लाई, बढ़ती हुई डिमांड इक्वल टू रेट। रेट क्या होगा? ध्यान दीजिए, जब कोई अर्थव्यवस्था क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट करती है तो उसको ग्रोथ कहते हैं। जैसे हम लोग 10 यूनिट का उत्पादन करते थे, अब 100 का कर रहे हैं, क्या कर लिया? ग्रोथ वाली। लेकिन अगर जब हम क्वालिटेटिव चेंज करते हैं, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट और ग्रोथ में अंतर समझ आ गया? डेवलपमेंट और अंतर क्या है समझ आ गया? क्वांटिटी ग्रोथ है और क्वालिटी डेवलपमेंट। एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ। हम लोग 1000 ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का उत्पादन करते थे। अब हम लोगों ने क्या किया? 10,000 प्लाज्मा टीवी का उत्पादन कर रहे हैं। तो यहाँ पर 10 गुना क्या हो गया? ग्रोथ हो गया। हाँ ना, ग्रोथ हो गया। ब्लैक एंड व्हाइट से कहाँ गए? तो एलईडी पे चले गए, और यहाँ पर क्वालिटी भी चेंज हुई नहीं हुई? ब्लैक एंड व्हाइट से कहाँ चले गए? चश्मा पे चले गए। तो एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे करें ना, हमारा विकास दर 6% है, झूठ बोलता है वो। एक्चुअली जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती है, इसमें
उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डेवलपमेंट हो रहा होता है। वर्टिकल डेवलपमेंट क्या है? होता है। हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट है। तो अगर हमारा 4%, सॉरी 5% अगर है तो 1% ही तो डेवलपमेंट हुआ। ये समझा? और अमेरिका की विकास दर कितनी है? 2.5%। अमेरिका हमसे बहुत ज़्यादा आगे है कि नहीं है? क्योंकि उन्होंने क्या किया है? ग्रोथ को कंप्लीट कर लिया है। क्या कर रहे हैं? नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, और जो पहले से उत्पादन उनके पास जो सर्विस है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? हम क्वालिटी सड़क बनाने की बात नहीं करते, सबसे पहले तो सड़क बना लो, फिर क्वालिटी की बात आती है। फिर तो ग्रोथ और डेवलपमेंट समझ आ गया क्या है? भारत को क्या चाहिए? ग्रोथ और डेवलपमेंट ही चाहिए। आगे बढ़े। अब देखिए ध्यान, 2 मिनट एक्चुअली, क्या मैं पूछ लेना, ठीक है? मैं थोड़ा सा और बताना चाह रहा हूँ, बता दो। देखिए, ये जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, इसका जो कंप्लीट प्रोडक्शन होता है, उत्पादन वैल्यू होता है, उसको बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जितना भी उत्पादन करेगी गुड्स और सर्विस का, ठीक है, अब ये इसमें देश से भी कुछ चीज़ें आई हुई हैं, इसकी भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। देशियों को निकाल दोगे, क्या बन जाएगा? GN ग्रॉस नेशनल, खाली आपके देश के लोगों का उत्पादन, ठीक है। कंप्लीट उत्पादन जीडीपी, केवल आपके नागरिकों का उत्पादन GNP। ग्रॉस, अब ग्रॉस में से और क्या हटाओगे आप? डिप्रिसिएशन हटा दो, क्या बन जाएगा? NNP, नेट नेशनल इफेक्ट। NNP को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, पर कैपिटा इनकम, क्या निकल गया? फैक्टर कास्ट, करंट कास्ट, ये सब मैं बाद में चर्चा करूंगा, ठीक है। बट एक दिमाग में बेसिक चीज तो होना चाहिए ना पहले। अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, जिसको बोलते हैं परचेजिंग पावर, PP। आज गरीबी का निर्धारण इससे होता है। अगर आप इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को हटा दो, तो आप इनकम कर रहे हैं, इसमें डिफ्लेशन को जोड़ दो, सब सरकार ने कोई सब्सिडी दे दी आपको, इसी योजना में आपको मदद मिल गई, तो आप परचेजिंग पावर बन गई, नहीं बन गई आपकी? जो एडिशनल चीजें हैं तो आपने कमाया है, प्लस जो एडिशन हो रही हैं आपकी इनकम में, उसको जोड़ दो, और माइनस किसको कर दो? टैक्स। किसको कर दो? लेसन। चल के आएगा वो क्या बनेगा? परचेजिंग पावर। ये मैं बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा, तो मैं एक शब्द की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब फिर चर्चा हम किसकी करेंगे? नेशनल इनकम की। राष्ट्रीय आय क्या है, इसको कैसे पता किया जाता है? बहुत आसान है, कुछ नहीं है।